हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी यूपीएससी की जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लगातार अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों ओशिनोग्राफी। जो हमारा जीएस पेपर 1 है उसकी जो 3 यूनिट है लास्ट की 10, 11 और 12, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ना। जैसे मैंने भी कई क्वेश्चंस निकाले हैं यूपीएससी के, और भी क्वेश्चन मैं बीच में दूंगा आपको। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको जितना मैं नोट्स बना रहा हूँ या जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बस आप उतना अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई जो आपके पास एनसीईआरटी होगी या कोई बुक होगी जिससे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें देख लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि जितना मैंने कंप्लीट किया है इतना मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को। सिर्फ समुद्र विज्ञान ही नहीं है, और भी कई चीज़ें हम लोग स्टेप टू स्टेप चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो है साथ जुड़ जाइए, और चलिए शुरू करते हैं समुद्र विज्ञान। देखिए, आप सबसे पहले अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो 10, 11 और 12 ये तीनों यूनिट जाके अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ लीजिए कि उसमें क्या है। तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं ज्योग्राफी में। ठीक है। देखिए, भटकाव की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए हमेशा कोशिश में ये रहा करिए कि आप कॉन्सेप्ट पे रहा करिए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, भटकाव की स्थिति पैदा होगी नहीं। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि समुद्र विज्ञान क्या है। देखिए, पहले कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यू देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। कि जो महासागर में धाराएं होती हैं, जैसे आपने सुना होगा गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, तो वो धाराओं के उत्पत्ति के क्या कारण हैं, स्पष्ट कीजिए। वे जो प्रादेशिक जलवायु और समुद्री जीवन तथा नौचालन को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। क्योंकि बहुत सारी, आप जानते हैं, नौचालन बहुत होता है, बहुत सारी जहाज़ें जो हैं वो वहाँ से गुजरती हैं समुद्र से, तो उसमें क्या प्रभाव होता है, या समुद्री जीवन में क्या प्रभाव आता है। प्रादेशिक जलवायु, जैसे मतलब जिस तट पे वो चल रही हैं तो वहाँ पे जलवायु में कितना परिवर्तन आता है, ये चीज़ें बतानी है। तो आप सोचिए, अगर ये क्वेश्चन आपको 250 शब्द में लिखने को आ जाए तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। वो जब तक आपको समुद्र विज्ञान की धाराएं सही से नहीं पता, तब तक आप इस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये पढ़ना इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला देखिए, लिखा है महासागरीय लवणता में, लवणता मतलब नमक, है ना, जो नमकीन पानी होता है महासागर का, उसकी बात कर रहा है, में विभिन्नताओं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर महासागर में लवणता अलग अलग होती है। हिंद महासागर में अलग है तो प्रशांत महासागर में अलग है। तो वही कह रहा है कि ये जो भिन्नताएं हैं इनमें क्या कारण है बताइए, तथा इसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए, है ना। इसके बहुआयामी मतलब कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जो लवणता की वजह से समुद्र में हो सकते हैं। वही समुद्री जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वहाँ के जो प्रादेशिक जलवायु हो वहाँ पे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, आसपास के जीव जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सब चीज़ें, है ना। इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे क्या है। देखिए, अगली बात है दोस्तों तापमान। यहाँ पे भी क्वेश्चन यूपीएससी का बन सकता है कि महासागरीय तापमान में विभिन्नताओं के क्या क्या कारण है, इसके बहुआयामी परिणामों पर विवेचना कीजिए। क्योंकि आप भी जानते हैं समुद्र का तापमान हर जगह अलग अलग है। कहीं बहुत ठंडा है तो कहीं गर्म है ना, कहीं हल्का गर्म है तो कहीं हल्का ठंडा है। तो इससे क्या जीवन में समस्याएं आती हैं जो वहाँ पे वन्य जीव रह रहे हैं, और वनस्पतियों में, उसके बाद जो जलवायु है समुद्र की उस पे, और मौसम में क्या समस्याएं आती हैं, क्या परिवर्तन आते हैं, यही हमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर पाएंगे, जब आप बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि जो ओशिनोग्राफी है मतलब समुद्र है, उसकी मतलब आप पूरी तरह से उसको छान मारे हैं, और हर एक जलवायु क्षेत्र के बारे में आपको अच्छे से पता है कि प्रशांत महासागर में क्या परिस्थितियां हैं, हिंद महासागर में क्या हैं, अंटार्कटिका में क्या हैं, अटलांटिक में क्या है। इसी तरह आपको क्या करना है कि हर क्षेत्र के बारे में थोड़ी थोड़ी अच्छी जानकारी रखनी है, जिससे कहीं का भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से टैकल कर जाएं। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कुल मिला के हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे तो महासागरीय धाराएं पढ़ना है, उसके बाद तापमान का क्या समस्या है। जैसे मैंने कहा कि समुद्र में तापमान हर जगह जल का अलग अलग होता है, इस वजह से
उसका क्या कारण हो सकता है, उसकी क्या भिन्नताएं हो सकती हैं। उच्चावच, देखिए उच्चावच का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए आप ज़मीन पे रह रहे हैं, तो ज़मीन पे आप एक जगह जाके खड़े हो जाइए और वहाँ से चारों तरफ देखिए, तो आपको क्या दिखेगा कि कहीं पे ज़मीन क्या है, एकदम सीधी है, मतलब एकदम चपटी है, तो कहीं आपको गड्ढा दिखेगा, तो कहीं बहुत सारी ऊंची स्थलाकृतियाँ दिखेंगी, कहीं पे दर्रे दिखेंगे, है ना। उसी तरह समुंदर क्या है, वो भी तो धरती पे ही है ना। बस वहाँ पे क्या है कि गड्ढा ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पानी भरा हुआ है। तो वहाँ पे क्या कलाकृतियाँ बनी हैं, कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पे जो है वहाँ पे दर्रे बने हैं, कहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा घाटियाँ टाइप का नुमा, है ना, संरचना बनी है, तो इसे कहते हैं उच्चावच। ठीक है, हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए लवणता, लवणता क्या होती है, जैसे मैंने कहा नमक कितनी नमकीन है समुद्र का पानी, उसे उसकी लवणता कहते हैं। प्रवाल तंत्र, जो प्रवाल नाम का जीव होता है उसका तंत्र जानते हैं कि आप, यूपीएससी का फेवरेट है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछती है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ज्वार भाटा, आप भी जानते हैं कि ज्वार भाटा से क्या होता है कि हमारे जब भी सूर्य और चंद्र के बीच की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ ज्वार और भाटा आते हैं, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद समुद्री संसाधन कौन कौन से हैं हमारे पास, है ना, कि जिससे हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप जानते हैं एक फूड सिक्योरिटी तो समुद्र देता ही है, बहुत सारे देश हैं जो समुद्र के फूड पे ज़्यादा निर्भर हैं। दूसरा मिनरल्स, है ना। तीसरा जो हमारा ये जीवाश्म है, मतलब लिक्विड, ये गैस बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके बाद पेट्रोलियम का बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये संसाधन क्या हैं जो हमें जो है समुद्र से मिलेंगे, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों भू राजनीति कैसी है समुद्र विज्ञान की, जैसा आप जानते हैं भारत चाइना सी, है ना, लगातार इस पे क्वेश्चन बनता है। प्रशांत महासागर में कौन कौन से सागर आते हैं, उसी तरह हिंद महासागर में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, उसी तरह अटलांटिका में कौन कौन से आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें भू राजनीति समझना है कि कौन से देश का कहाँ पे प्रभुत्व है ना। तो जब ये चीज़ें हम अच्छे से जान जाएंगे ना, तो हम उस क्वेश्चन को करने लायक हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये सभी चीज़ों को समझना है, और यही इतना हमें पढ़ना भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये सब के आसपास ही यूपीएससी का क्वेश्चन हमेशा रहता है, और हमें क्या करना है, इन्हीं पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी है दोस्त। और उसके बाद क्या करना है, जो करंट इशू आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई करंट इशू आया भूमध्य सागर में, है ना, तो मेडिटेरियन सी में अगर कोई समस्या आ रही है या कोई करंट अफेयर में मुद्दा चल रहा है, तो हमें बहुत अच्छे से वो जानना चाहिए कि मेडिटेरियन सी किस सी का भाग है, और कौन कौन से उसके आसपास के देश हैं, क्या वहाँ पे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें हमें वहाँ पे अच्छे से पढ़ना होता है। उसी तरह चाइना सी है ना, तो चाइना सी में इंडिया के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, या चाइना क्या क्या वहाँ पे ऐसी समस्याएं पैदा कर रहा है जिससे आसपास के देशों को हमेशा प्रॉब्लम होती रहती है। बस ये करंट का मुद्दा है, आप उससे जोड़ते चलेंगे, है ना। लेकिन उसके पहले ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके उत्तर में क्लैरिटी आएगी, बहुत बढ़िया से आप उत्तर को लिख पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है मेरी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए हम लोग समझेंगे उच्चावच के बारे में, क्योंकि हम ये समझेंगे ना कि हर जितने भी ये 5 महासागर हैं हमारे, तो उसमें से जो मुख्य 3 हैं उनमें कौन कौन से उच्चावच हैं, कैसे कैसे घटनाएं उसमें घटित हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रीफ पाई जा रही है, कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, है ना, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उच्चावच की बात करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, महासागरीय अधस्थल के उच्चावच, इसका मतलब हुआ ओशन फ्लोर, है ना। ओशन फ्लोर मतलब मान लीजिए ये क्या है, ये एक भूमि है ना, किसकी, समुंदर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं पे क्या है, पर्वत दिखेगा, कहीं पे नदियाँ दिखेंगी, मतलब एक तरह से दर्रे दिखेंगे, तो कहीं पे आपको कटक दिखेंगे, तो कहीं बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र दिखेगा। इसे ही को कहते हैं ओशन फ्लोर, है ना। क्योंकि हम कहाँ हैं, ज़मीन पे हैं, तो ये ज़मीन हमारा एक फ्लोर हो गई। तो उस फ्लोर पे कौन कौन से उच्चावच हैं, मतलब कौन कौन सी आधा, मतलब जो अर्धस्थलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, कलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, इसी को उच्चावच कहते हैं। तो यही हम पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरों के भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहला कौन सा है सबसे बड़ा, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर।
फिर आर्कटिक महासागर और फिर अंटार्कटिका महासागर। ये 5 महासागर हैं जिन्हें भूगोलविदों ने क्या किया है, भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। तो आप इनका नाम तो बिल्कुल ना भूलिएगा, या फिर आपसे क्या पता इंटरव्यू में इतनी छोटी सी बात पूछा जाए और आप अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में कंफ्यूज हो जाए। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये पांचों चीज़ें आपकी उंगलियों पे रटी होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगली बात करेंगे हम लोग। महासागर की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ऊबड़ खाबड़ होते हैं। सीधी सी बात है, वहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, सबसे बड़े पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। ठीक है, सबसे बड़े गर्त मिलते हैं, जैसे मैरियाना गर्त आप सभी जानते हैं, 11 किलोमीटर लगभग उसकी क्या है, गहराई है ना। सबसे बड़े मैदान होने के कारण बहुत ही ऊबड़ खाबड़ स्थिति है, जैसे जमीन पे है वैसे वहाँ पे भी है। तथा उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटकें, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, ठीक है, निगमन द्वीप। निगमन द्वीप ऐसा द्वीप होता है जैसे एक पहाड़ है, तो उस पहाड़ का ऊपरी वाला छड़ा दिख रहा है, जैसे अंडमान निकोबार है ना, तो वो एक तरह का निगमन द्वीप है ना। उसके बाद खाइयाँ एवं घाटियाँ आदि। ठीक है, आइए आइए दोस्तों, हम लोग कुछ बातें करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए। महासागरीय नितल उच्चावच, नितल मतलब नीचे का हिस्सा। अब जैसे यहाँ पे कुछ तो प्रमुख महासागरीय उच्चावच हैं और कुछ लघु उच्चावच हैं, है ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये ज़मीन है और इधर का ये ज़मीन है, तो ये बैंक है, मतलब ये किनारा है समुद्र का, है ना। ये समुद्र से हम आगे बढ़े तो ये थोड़ी सी ढाल आई, उसके बाद थोड़ा और ढाल आया धीरे धीरे, फिर ये नीचे का फ्लोर आया, फिर धीरे धीरे ये गहरी गर्त मिल गई, फिर यहाँ पे गहरी गर्त मिल गई, तो यहाँ पे बहुत सारे कैनियन मिल रहे हैं, मतलब दर्रे, है ना। आगे फिर धीरे धीरे वही चीज़ें जैसे यहाँ था वैसे वहाँ पे भी हमें ये चीज़ें किनारा मिल गया और हम कहाँ पहुँच गए, ज़मीन पर पहुँच गए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये बहुत सारे पर्वत हैं जो डूबे हुए हैं, ये पानी में डूबे हैं, लेकिन ये जो है, ये वाला जो है, इसका ये छोटा सा ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है जिसे हम टापू कहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, तो वो किसी न किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा ही माना जाता है कि वो हिमालय का हिस्सा ही है ना। तो लेकिन जो इसके ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, टापू कहते हैं। ठीक, उसी हिसाब से आप देख रहे हो छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं जिन्हें हम कटक कह देते हैं, ये जो है ये दर्रे कहलाते हैं, जैसे मैरियाना गर्त है ना, गर्त होते हैं, दर्रे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप जब ज़मीन से थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, जहाँ पे लगभग 1 सेंटीमीटर का ढाल आता है, सॉरी 1 डिग्री का ढाल आता है, तो उसे हम कहते हैं मग्न तट। मतलब यहाँ पे आप बीच पे हैं, अब जब आप बीच पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पेट तक पानी होता है, धीरे धीरे आपके गले तक पानी पहुँचता है, तो ये मग्न तट की स्थिति होती है। लेकिन जब गहरे समुद्र की तरफ हम पहुँचते हैं तो वो मग्न ढाल होता है। यहाँ पे आपको 2 से 5 डिग्री सेल्सियस का, मतलब डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, डिग्री का आपको क्या मिलेगा, एक तरह से तीव्र ढाल मिलेगा, जिसे मग्न ढाल कहा जाता है। उसके बाद नीचे दोस्तों मैदान मिलेगा, ये पूरा मैदानी इलाका है और इसी मैदानी इलाके में हमें पर्वत मिल रहा है, हमें बहुत सारे कटक मिल रहे हैं। नितल पहाड़ियाँ मतलब जो डूबी हुई हैं, टापू मतलब वो पहाड़ जिसके ऊपर का हिस्सा हमें समुद्र में दिख रहा है ना। उसके बाद ये दर्रे, है ना, ये सब चीज़ें हमें समुद्र के नीचे उच्चावच के रूप में मिलती हैं और इन्हीं को हमें पढ़ना है। जैसे प्रमुख महासागरीय उच्चावच कौन कौन से हैं, मग्न तट, ये वाला हिस्सा जहाँ पे क्या हो रहा है, हल्का सा गहराई शुरू हो रही है। जैसे आप बीच पे जाते हैं तो हाँ, लोग जानते हैं, इंजॉय करते हैं, स्नान करते हैं, तो वहाँ पे बीच में क्या होता है, धीरे धीरे गहराई बढ़ती है, तो दोस्तों वो हो गया मग्न तट। उसके बाद और गहरा में जाएंगे तो ये होगा मग्न ढाल। तो मग्न तट हो गया, फिर महासागरीय मग्न ढाल, फिर उभार। उभार का मतलब कहीं कहीं आपको उभार भी दिखेगा, जैसे ये है ना, तो ये उभार है, ये उभार है, तो ये सब उभार। उसके बाद गहन सागरीय मैदान, तो ये जो मैदान है बकायदे, ये गहन सागरीय मैदान कहलाएंगे। तो ये प्रमुख महासागरीय उच्चावच हैं। उसके बाद दोस्तों अगर लघु उच्चावच की बात करें तो यहाँ पे सागरीय कटक, जैसे ये चीज़ें छोटे छोटे पठारनुमा श्रेणियाँ। उसके बाद नितल पहाड़ियाँ जो डूबी हुई हैं। जलमग्न कैनियन, जलमग्न मतलब ऐसे कैनियन, जैसे ये कैनियन
आप कह सकते हैं ना, जैसे कोई नदी मान लीजिए यहाँ से एक नदी आई है ना। जब ये नदी आई तो ये क्या कर रही है ना, एक बहुत गहरा ऐसे एक दर्रा बनाते हुए यहाँ तक पहुँची है, और वो दर्रा एकदम नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ये कैनियन होता है, लेकिन वो जलमग्न है, हमें पता नहीं चलता। फटी हुई ज़मीन, आप उसे कह सकते हैं कैनियन। ठीक है, ज़मीन जो फटी हुई है वो कैनियन कहलाती है। ठीक, आगे बैंक अथवा चबूतरा। बैंक मतलब वही सबसे ऊपर वाला हिस्सा, मतलब जो स्तर होता है जहाँ से समुद्र एकदम शुरुआत होती है, किनारा जिसे हम बैंक कहते हैं। ठीक है, तो ये लघु उच्चावच हैं और ये प्रमुख है। देखिए, जब भी आपसे ये पूछेगा उच्चावच के बारे में, तो आप ये चीज़ ज़रूर बना के आइएगा, ये सारणी बना दीजिएगा और ये डायग्राम। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी में क्या होता है, डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। तो हमें क्या करना होता है, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको ज़रूर से ज़रूर बनाएं। तो प्लीज़ आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, ऐसे सेम टू सेम आप इसको नोट्स बना लीजिए। और देखिए, चित्र को लेके इतना डिस्टर्ब मत होइएगा, थोड़ा आप और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन ये बेहतर है यार, इससे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है और फटाफट आप इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कल हम लोग क्या शुरू करेंगे, है ना, कल हम लोग इसके बाद प्रशांत महासागर और हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, इन तीनों महासागर के उच्चावच के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है दोस्तों, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी जगी होगी, इतना कर लीजिए। उसके बाद इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप इसके नीचे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है, आप वहाँ जाइएगा। जब हमारा ओशिनोग्राफी पूरा कंप्लीट होगा, लगभग 6 से 7 क्लासेस 8 क्लासेस हो सकता है लग जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं रहे हैं, 15-20 मिनट का है। तो इतने में क्या होगा कि आप आराम से उस PDF को ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, या फिर मेरे साथ साथ नोट बना लीजिए, आपका काम तुरंत का तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।